हेलो एवरीवन, वेलकम टू जिज्ञासा क्लासेस। जैसा कि मैं आज आप लोगों के सामने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से संबंधित प्रैक्टिस सेट के तौर पे पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 लेकर के आया हूँ। पार्ट 1 में हम लोगों ने 1 से 20 तक के क्वेश्चन हल किए थे। वही सीरीज है, उसी सीरीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं आज। तो 20 के बाद 21 नंबर क्वेश्चन आज से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। 21 नंबर वहीं सेम प्रोसेस होगा। कॉपी और कलम आप लोग एक साथ लेकर के बैठें और ईमानदारी से आज जितना भी क्वेश्चन पार्ट 2 में आपको दिया जा रहा है उसमें से देखिए कि कितने क्वेश्चन सही कर रहे हैं। पिछले पार्ट 1 में काफ़ी स्टूडेंट अच्छा खासा रिस्पांस दिए थे। 20 क्वेश्चन में से किसी का 15, किसी का 16, किसी का 17, किसी का 12 ऐसे सही हो रहा था। तो आप लोग यह सीरीज जो ये पार्ट बनाया गया है, पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करके चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से ये रिलेटेड क्वेश्चन है। तो अपनी तैयारी को एक परखिए कि कितना अभी तक तैयारी कर चुके हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन यानी 21 नंबर क्वेश्चन। पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है। चलिए आंसर दीजिए। ऑप्शन ए मलहम लगाना, ऑप्शन बी चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना, ऑप्शन सी चोट लगे हुए भाग को ड्रेसिंग करना, ऑप्शन डी चोट लगे हुए भाग को ऊपर रखना। तो कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द आंसर दीजिए और अपनी कॉपी अपने नोटबुक पे इसको नोट करिए कि 21 नंबर का आप आंसर कौन दे रहे हैं। इसके बाद आंसर हम बताने जा रहे हैं, आप अपने आंसर से मिलान कर लीजिए कि आप सही आंसर दिए हैं या गलत आंसर दिए हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग आंसर दे चुके होंगे कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर हो जाएगा 21 का बी नंबर। जहर से खतरे के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है। बहुत बढ़िया। 22 नंबर का जो क्वेश्चन है बताया जा रहा है कि जहर से खतरे के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। ये जो प्रत्येक सिंबल है इसका कुछ न कुछ कहीं ना कहीं प्रयोग होगा। तो इसमें आपको बताना है कि जो जहर से खतरा है, पॉइजन से खतरा है, उसके लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है। तो आंसर दीजिए जल्द से जल्द 22 नंबर का आंसर। चलिए दे चुके होंगे आंसर आप 22। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसमें ऑप्शन से पकड़ भी आप सकते हैं। पहला वाला ऑप्शन दे रहा है आग जल रही है। आग जलने के बाद क्या उस पर देख रहे हैं कि बाल्टी से पानी गिराया जा रहा है और उसको क्रॉस किया हुआ है। मतलब इसको क्या कर रहा है, मना कर रहा है कि आग पे पानी डालना मना है। ऑप्शन बी क्रॉस हड्डियाँ और एक खोपड़ी, किसका प्रयोग है ये, जहर से खतरे के लिए ये चिन्ह प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि जहर से खतरा के लिए किसका प्रयोग करते हैं। ट्रायंगल बना हुआ है और उसमें 2 क्रॉस हड्डियाँ और एक खोपड़ी का चित्र बनाया गया है, यही होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये किसका है, ये लेजर बीम का प्रयोग, ये लेजर बीम का चिन्ह है। और ऑप्शन नंबर डी पैदल क्रॉसिंग का चिन्ह है। इसलिए आंसर कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, ऑलरेडी सही हो जाएगा ऑप्शन बी जहर से खतरे के लिए। ठीक, आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। BIS का पूर्ण रूप क्या है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। बोर्ड ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। BIS का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो BIS का फुल फॉर्म आप लोग को पता होगा, पढ़े होंगे, काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। BBI कहें तो, क्योंकि CBT एग्जाम में आपके कुछ ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जिसमें काफ़ी स्टूडेंट गलत करके चले जाते हैं। तो हम लोग को गलत नहीं करना है, इसका आंसर सही देना है और हमको सही जानकारी लेनी है। ठीक, तो BIS का फुल फॉर्म आप दे चुके होंगे आंसर। तो BIS, बी से क्या हो जाएगा ब्यूरो, बी से क्या हो जाएगा ब्यूरो, आई से इंडियन और एस से स्टैंडर्ड।
तो क्या हो जाएगा, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक, BIS का तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हमारे मस्तिष्क को कितने मिनट तक ऑक्सीजन ना मिले तो भी वह जीवित रह सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, एक प्रकार से कहें तो सामान्य ज्ञान का भी एक क्वेश्चन है। तो हमारे मस्तिष्क को कितने मिनट तक ऑक्सीजन न मिले तो भी वह जीवित रह सकता है। हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन के बिना जीवन संभव नहीं है, फिर भी मस्तिष्क हमारा कितने मिनट तक अगर ऑक्सीजन की आपूर्ति न हो तो भी जीवित रह सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए 2 मिनट, ऑप्शन नंबर बी 3 मिनट, ऑप्शन नंबर सी 5 मिनट, ऑप्शन नंबर डी 5.5 मिनट। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर दीजिए जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में। 24 का आंसर हो जाएगा क्या, बी, ऑप्शन नंबर बी 3 मिनट। यानी 3 मिनट तक हमारे मस्तिष्क को अगर ऑक्सीजन की आपूर्ति न यानी ऑक्सीजन न उपलब्ध हो तो भी हमारा माइंड काम करना बंद नहीं करेगा, अर्थात जीवित रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। इससे आपका एक जीके का क्वेश्चन भी तैयार हो गया कि हमारा मस्तिष्क कितने मिनट तक बिना ऑक्सीजन के जीवित रह सकता है। तो आंसर होगा क्या, 3 मिनट। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानेंगे। दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानेंगे, यानी हार्ट अटैक। लोग बोलते हैं कि अरे फलाने कारीगर फलाने इलेक्ट्रीशियन को क्या हो गया, दिल का दौरा पड़ गया, यानी हार्ट अटैक हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। तो इससे पहचानने के लिए कोई अगर पीड़ित है, आप उसको दिल का दौरा पड़ा हुआ है, तो आपको पहचानना है कि कैसे पहचानेंगे कि दिल का दौरा पड़ा है, कि कुछ काट लिया है, कि कुछ हो गया है, कि कुछ ऐसे। ठीक, तो अगर दिल का दौरा पड़ा हुआ व्यक्ति आपके पास पीड़ित अगर मिल जाए तो उसको पहचानने का क्या तरीका है। तो ऑप्शन में ए से डी तक इसका आंसर है, इसमें से एक सही है, उसको आप खुद ढूंढिए। अगर जानते होंगे तो पकड़ लेंगे, नहीं जानते होंगे तो उससे ढूंढते रह जाएंगे, टाइम समाप्त हो जाएगी। तो चलिए, होठों के चारों ओर नीला रंग, ऑप्शन ए कह रहा है कि होठों के चारों ओर नीला रंग। बहुत बढ़िया। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, मुंह पूरी तरह बंद हो जाएगा। अच्छा, ऑप्शन सी क्या कर रहा है, रीढ़ की हड्डी में दर्द से। ऑप्शन डी पेट में अधिक सूजन से। तो दोस्तों, इसमें दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति की पहचान ये होती है कि उसके होठों के चारों ओर कैसा रंग हो जाएगा, नीला रंग हो जाएगा। इससे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है, होठों के चारों ओर नीला रंग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, 5S कंसेप्ट में निम्न में से कौन सा चरण स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है। ठीक, 5S कंसेप्ट यानी इसका मतलब होता है यस 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 यस, यानी इसमें पूछ रहा है कि जो 5 यस हैं इसमें स्टैंडर्डाइजेशन को कौन इंडिकेट करता है। तो जो चौथे नंबर पर है यस, जो ये चौथे नंबर पर यस है, यह किसको इंडिकेट करता है, स्टैंडर्डाइजेशन को। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दीजिए, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चौथा चरण। यानी ऑप्शन ए कह रहा है प्रथम चरण, नहीं। ऑप्शन बी कह रहा है दूसरा चरण, नहीं। ऑप्शन सी कह रहा है तीसरा चरण, नहीं। ऑप्शन डी कह रहा है चौथा चरण। हाँ, चौथा चरण जो चौथे नंबर पर जो यस है यही कहता है क्या, स्टैंडर्डाइजेशन को इंडिकेट करता है। चलिए अगला क्वेश्चन, विद्युत मैकेनिक के लिए आवश्यक पेंचकस की शंक की लंबाई होती है, कितना होती है। ऑप्शन ए 0.5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 2 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 5 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 8 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर। चलिए दोस्तों आंसर दीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए, इसमें कौन सा आंसर सही होगा, ए बी सी डी कौन सही होगा। मैं आशा करता हूँ कि अब आप लोग आंसर दे चुके होंगे, क्योंकि पढ़े हैं तो इसमें आंसर खोजने की कोई ज़रूरत नहीं, आप बस उसको खोजेंगे जो आप जानते हैं। जैसे आपके सामने 4 क्वेश्चन दिया गया है,
तो अगर सच में अगर आपको क्लियरिटी मालूम है कि एक विद्युत इलेक्ट्रीशियन के लिए पेंचकस के जो आवश्यक पेंचकस होता है उसके शंख की लंबाई कितनी होती है, तो आप तुरंत उसी ऑप्शन को खोजोगे जिसको आप जानते हैं। तो इसमें आपको पता चल गया होगा कि एक इलेक्ट्रीशियन के लिए जो आवश्यक पेंचकस स्क्रू ड्राइवर है उसके शंख की लंबाई होती है 8 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर तक। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से हैमर के भाग नहीं है। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से हैमर की भाग नहीं है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से एक भाग हैमर का नहीं है और सब 3 भाग हैमर के हैं। तो चलिए आंसर दीजिए। फेस, पिन, नेक, शंख। चलिए आंसर दीजिए 28 नंबर का। 28 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, शंख। 28 नंबर का आंसर डी, शंख हो जाएगा। फेस, पिन, नेक। फेस, पिन और नेक ये तीनों किसके हैं? हैमर के। और शंख किसका है? स्क्रू ड्राइवर का भाग है। शंख किसका भाग है? स्क्रू ड्राइवर का। ठीक, तो इसलिए शंख हैमर का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रिक पंच का पॉइंट एंगल कितना होता है? 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रिक पंच का पॉइंट एंगल कितना होता है। पंच तो बाबू बहुत प्रकार के होते हैं, बट हम लोग इसमें क्वेश्चन हमारा है कि प्रिक पंच, एक प्रिक पंच का प्रयोग किस लिए करते हैं? तो एक प्रकार से कहें तो एक प्रिक पंच एक प्रकार का ये मार्किंग टूल है। किसी भी जॉब पे मार्किंग करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि जो पंच करते हैं, प्रिक पंच का प्रयोग मार्किंग के लिए करते हैं, लेकिन इसका एंगल कितना होता है? तो इसका एंगल आप लोगों को पता होगा कि 30 अंश और 60 अंश। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी, प्रिक पंच का पॉइंट एंगल कितना होता है? 30 अंश से 60 अंश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, टेस्ट लैंप का प्रयोग कितने वोल्टेज तक किया जाता है? टेस्ट लैंप का प्रयोग कितने वोल्टेज तक किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 500 वोल्ट, ऑप्शन बी 250 वोल्ट, ऑप्शन सी 1000 वोल्ट, ऑप्शन डी 1100 वोल्ट। तो आंसर दीजिए। जो टेस्ट लैंप का प्रयोग करते हैं कितने वोल्टेज तक किया जाता है इसका प्रयोग टेस्ट लैंप का? तो आंसर दीजिए जल्द से जल्द। दोस्तों, अगर आप लोगों को लगे कि नहीं है कुछ सीबीटी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल साबित हो रहा है, तो आप लोग कृपया करके कमेंट और शेयर और लाइक करना न भूलें। आगे और भी अपने दोस्त मित्र जो भी फ्रेंड्स लोग हैं और भी अदर स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये क्वेश्चन, ये जो सीरीज चल रही है पार्ट 2 मॉडल टेस्ट का, जो पार्ट 2 चल रहा है, इसको आप प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। अगर अच्छा लगे तब, अगर अच्छा नहीं लगे तो उसको आप नहीं शेयर करिए। ठीक, तो ठीक है, वो आपकी बात है, आपके ऊपर है अच्छा लगे या न लगे। लेकिन आइए क्वेश्चन हल करना न भूलें। ये नहीं कि सर जी लाइक सब्सक्राइब और शेयर के ही बारे में सोच रहे हैं, नहीं, हम लोगों का ध्यान क्वेश्चन पर ही है कि 30 नंबर क्वेश्चन हम भूले नहीं है, इसका आंसर देना है। तो दीजिए जल्दी से आंसर। टेस्ट लैंप का प्रयोग कितने वोल्टेज तक किया जाता है? तो टेस्ट लैंप का प्रयोग 250 वोल्ट से अधिक पर नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी 250 वोल्ट। और 500 वोल्ट तक किसका प्रयोग करते हैं? फेज टेस्टर। किसका प्रयोग? फेज टेस्टर 500 वोल्ट पर करते हैं। फेज टेस्टर का प्रयोग 500 वोल्ट तक। ठीक, लेकिन यहाँ हमारा क्वेश्चन पूछा है किसका? टेस्ट लैंप। तो टेस्ट लैंप यही 250 वोल्ट से अधिक पर नहीं किया जाता है। ठीक, 250 वोल्ट तक ही टेस्ट लैंप का प्रयोग करते हैं। बहुत VVI क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार बना लीजिए इसको, स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइल कौन सी धातु से बनती है? चलिए, हैंड टूल्स से आ गया ये हमारा क्वेश्चन। फाइल कौन सी धातु से बनती है? ऑप्शन ए कास्ट आयरन, ऑप्शन बी निकेल स्टील, ऑप्शन सी हाई कार्बन स्टील, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी।
तो आंसर दीजिए, कास्ट आयरन होगा कि निकिल स्टील कि हाई कार्बन स्टील कि सभी। तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा, फाइल कौन सी धातु से अधिकतर बनती है, हाई कार्बन स्टील, ऑप्शन नंबर सी सही है, हाई कार्बन स्टील से, ठीक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 यानी 32 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, डेप्थ माइक्रोमीटर की रेंज क्या होती है, डेप्थ माइक्रोमीटर की रेंज क्या होती है। माइक्रोमीटर कई प्रकार के होते हैं, लेकिन इसमें क्वेश्चन पूछा गया है डेप्थ माइक्रोमीटर की रेंज क्या होती है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए 0.25 mm से 50 mm मतलब 50 mm तक, ऑप्शन बी कर रहा है 0 mm से 25 mm तक, ऑप्शन सी कर रहा है ए एंड बी दोनों, ऑप्शन डी कर रहा है नन, कोई नहीं। तो बता दीजिए, आंसर दे दीजिए जल्दी से। 32 नंबर का आंसर 0 से 25 mm तक लगभग इसकी क्या होती है, रेंज होती है। रेंज, रेंज मतलब होता है दोस्तों परास, रेंज मतलब परास, रेंज मीन्स होता है परास, जो इसके एरिया में मतलब इसके रेंज में मिलता है। 0 mm से 25 mm तक इसकी रेंज होती है डेप्थ माइक्रोमीटर की। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, SWG की रेंज क्या होती है। देखिए रेंज पर क्वेश्चन आने लगा, दो क्वेश्चन आपको फंस गए रेंज से। SWG की रेंज क्या होती है, तो ये तो काफ़ी इलेक्ट्रीशियन का एक हलवा क्वेश्चन है कहें तो। SWG एक प्रकार का क्या है, इलेक्ट्रीशियन टूल्स है, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, SWG के माध्यम से वायर या तार की क्या मापते हैं, गेज मापते हैं कितने mm की है, ठीक। तो अब पूछ रहा है कि SWG की कितने रेंज तक होता है, कितनी रेंज तक आती है कि इलेक्ट्रीशियन में SWG। तो 0 से 50, ऑप्शन बी 0 से 60, ऑप्शन सी 0 से 42, ऑप्शन डी 0 से 36। आंसर हमारा हो जाएगा क्या, 0 से 36 की रेंज तक आता है क्या SWG, आंसर नंबर डी। आंसर डी सही हो गया, 0 से 36 क्वेश्चन। शेयर और सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ टेस्ट को हल करते जाएं। क्वेश्चन आपको अगर अच्छा लग रहा है कि नहीं, कुछ क्वेश्चन ठीक ठाक है तो अपने ग्रुप में अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाना ना भूलें प्लीज़। 34 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट है, वायर स्ट्रिपर किसके बने होते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, वायर स्ट्रिपर, ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी हार्ड स्टील, ऑप्शन सी हाई स्पीड स्टील, ऑप्शन डी क्रोमियम। मिस्टेक है यहाँ पे, इसको सी कर लीजिए, सी आई हो जाएगा डी, टाइपिंग मिस्टेक है, समझ सकते हैं आप लोग काफ़ी समझदार प्राणी हैं। तो वायर स्ट्रिपर किसके बने होते हैं, तो आंसर दीजिए जल्दी से। तो वायर स्ट्रिपर बने होते हैं हार्ड स्टील के बने होते हैं, किसके बने होते हैं, हार्ड स्टील, ऑप्शन नंबर बी हार्ड स्टील के, ठीक, हार्ड स्टील के बने होते हैं वायर स्ट्रिपर, ठीक ना। तो याद कर लीजिए आप लोग क्वेश्चन, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक प्रकार से कहा जाए तो, क्योंकि वायर स्ट्रिपर हम लोग बहुतायत प्रयोग करते हैं। वायर स्ट्रिपर क्या करता है, एक वायर की इंसुलेशन उतारने की, इंसुलेशन वायर को यानी तार को बिना कटे बिना कोई नुकसान पहुंचाए उसके ऊपर से इंसुलेशन को उतारने के लिए काम आता है कौन, वायर स्ट्रिपर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्युमिनियम के केबिल में लग लगाने हेतु क्या उपयोग किया जाता है। एल्युमिनियम के केबिल में लग लगाने हेतु क्या उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए क्रिम्पिंग टूल, ऑप्शन बी एडजस्टेबल रिंच, ऑप्शन सी डायगोनल प्लायर, ऑप्शन डी नोज प्लायर। तो एल्युमिनियम के केबिल में लग लगाने हेतु क्या प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन आंसर दीजिए, आप लोग पढ़े हैं, क्या आंसर होगा इसका, क्रिम्पिंग टूल होगा, ऑप्शन बी होगा एडजस्टेबल रिंच, ऑप्शन सी होगा डायगोनल प्लायर, ऑप्शन डी होगा नोज प्लायर। देखिए दोस्तों, केबिल की एल्युमिनियम के केबिल में लग लगाने, तो लग जानते हैं कहाँ लगाते हैं, केबिल के लास्ट सिरों पर। मान लीजिए आपके पास केबिल है, तो केबिल का जो लास्ट सिरे होते हैं ना, मान लीजिए इसको कहीं कनेक्ट करना है, तो ये ऐसे कुछ करके आकृति बनी होती है, तो यहाँ पे कोई एक लग लगाना होता है, तो इसको ज्वाइंट करने के लिए, एक प्रकार से कनेक्शन को अस्थायित्व प्रदान करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, क्रिम्पिंग टूल, ऑप्शन नंबर ए। एक प्रकार का ऐसा टूल है जो लग को लगा करके यहाँ पे दबा दिया जाता है, यहाँ पे लास्ट केबिल की या वायर के लास्ट सिरे पर
दबा दिया जाता है तो इसका एक ठो टर्मिनेशन तैयार होता है और हमारी विद्युत धारा आसानी से इसमें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करा लेते हैं। मतलब कि इसे कनेक्ट करा लेते हैं, एक प्रकार से समझें तो जैसे मान लीजिए कहीं कनेक्ट कराना है तो वायर को कब तक पकड़ के रखेंगे, कब तक उसमें टच करके रखेंगे। तो ऐसे एक ठो अगर लगा करके क्रिम्पिंग टूल के सहायता से उसको क्रिम्प कर देंगे तो हमारा एक ठो केबल का टर्मिनेशन तैयार हो जाता है, जिससे हमें क्या विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होने लगती है। चलिए, तो आप समझ गए होंगे कि एल्युमिनियम के केबल में लग लगाने हेतु उपयोग किया जाता है क्रिम्पिंग टूल। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन गतिज विद्युत का उदाहरण नहीं है? निम्न में से कौन गतिज विद्युत का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए ताप विद्युत, ऑप्शन बी प्रकाश विद्युत, ऑप्शन सी दाब विद्युत, ऑप्शन डी घर्षण विद्युत। बहुत ललन टॉप क्वेश्चन। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के सभी विद्यार्थियों को विद्युत के बारे में जानकारी होना बहुत अति आवश्यक है, क्योंकि विद्युत को ही पढ़ना है पूरे 2 साल। तो विद्युत को पढ़ना है तो विद्युत के बारे में तो शुरुआत में जानकारी होना अति आवश्यक है। क्या होती है विद्युत, कैसे विद्युत का उत्पादन हुआ, कैसे विद्युत उत्पन्न हुई, पहले कौन सी विद्युत आई, उसके बाद कौन सी विद्युत, इस टाइम कौन सी विद्युत चल रही है, इस सब जानना आप लोगों को अति आवश्यक है। तो इसमें क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि निम्न में से कौन गतिज विद्युत का उदाहरण नहीं है, अर्थात कि दिए गए विकल्प में कौन सा विकल्प गतिज विद्युत का उदाहरण नहीं है, यानी डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल नहीं है। तो ताप विद्युत, प्रकाश विद्युत, दाब विद्युत, घर्षण विद्युत। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा? डी। आंसर नंबर डी घर्षण विद्युत। किसका उदाहरण नहीं है? गतिज विद्युत का। दोस्तों थोड़ा बहुत आप लोगों को बता दे रहे हैं कि विद्युत 2 प्रकार की होती है, एक स्थिर विद्युत, एक गतिज विद्युत। स्थिर विद्युत का उत्पादन कैसे हुआ? घर्षण के द्वारा। स्थिर विद्युत का उत्पादन घर्षण के द्वारा हुआ। तो स्थिर विद्युत को हम अपने व्यवहारिक जीवन में प्रयोग नहीं ला सके, क्योंकि ये विद्युत उत्पन्न तो हो गई घर्षण के द्वारा, लेकिन इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित हो हम नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए क्या हो गया, घर्षण विद्युत हमारे काम की नहीं रही। तो इसके बाद दूसरी विद्युत आई गतिज विद्युत। ठीक, स्टैटिक और डायनेमिक। तो गतिज विद्युत वो विद्युत होती है जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जाया जा सके, ठीक, स्थानांतरित किया जा सके, वो हो गई गतिज विद्युत। ठीक, तो आप समझ गए होंगे कि ताप विद्युत, प्रकाश विद्युत, दाब विद्युत। ठीक, तो इसमें गतिज विद्युत का उदाहरण नहीं है तो घर्षण विद्युत। ठीक, आंसर नंबर डी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। साधारण बेंच वाइस में कौन सी चूड़ी कटी होती है? बेंच वाइस जो एक प्रकार का टूल्स है जो किसी जॉब को काफ़ी मजबूती के साथ पकड़ने में काम आती है, वही होती है हमारी वाइस। वाइसें भी कई प्रकार की होती हैं, साधारण बेंच वाइस, हैंड वाइस, ठीक, पाइप वाइस, ठीक है ना। तो इसमें पूछ रहा है कि साधारण सिंपल बेंच वाइस में कौन सी चूड़ी कटी होती है? ऑप्शन नंबर ए एकमी चूड़ी, ऑप्शन बी नकल चूड़ी, ऑप्शन सी वर्गाकार चूड़ी, ऑप्शन डी भी चूड़ी। तो 37 का आंसर दीजिए आप लोग जल्दी से, कौन सी होगी? स्क्वायर थ्रेड यानी वर्गाकार चूड़ी। ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी वर्गाकार चूड़ी। साधारण बेंच वाइस में वर्गाकार चूड़ियां कटी होती हैं, ठीक ना। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन, वर्नियर माइक्रोमीटर का अल्पतमांक कितना होता है? माइक्रोमीटर आप लोगों से बताया ना कि कई प्रकार के होते हैं माइक्रोमीटर भी, तो उसमें पूछ रहा है कि वर्नियर माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कितना होता है, अर्थात अल्पतमांक कितना होता है? ऑप्शन ए 0.1 mm, ऑप्शन बी 0.001 mm, ऑप्शन सी 0.002 mm, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 38 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को आसानी से आना चाहिए कि 38 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। दीजिए कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स को एकदम चलाते रहिए, कमेंट बॉक्स को ढीला नहीं छोड़ना है, एकदम कमेंट बॉक्स को चलाते रहिए कि कौन सा आंसर है। ऑप्शन नंबर
बी 38 का 0.01 mm। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन बी 0.01 mm। चलिए 39 क्वेश्चन क्या है, हेक्सा ब्लेड की लंबाई कितना होती है। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हेक्सा ब्लेड की लंबाई कितना होती है। तो 39 नंबर क्वेश्चन हेक्सा ब्लेड की लंबाई कितना होती है, तो ऑप्शन नंबर ए 580 mm, ऑप्शन बी 350 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 300 mm, ऑप्शन डी 400 mm। तो हेक्सा ब्लेड की लंबाई आप बता दीजिए कि क्या होता है। एक हेक्सा ब्लेड प्रयोग करते हैं ना, तो इसकी लंबाई कितनी होती है, तो 300 mm होती है। ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, 300 mm अर्थात कितना 12 इंच। 12 इंच लंबाई होती है हेक्सा ब्लेड की, mm में पूछे तो 300 mm, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन हल करते हैं। स्टील रूल का अल्पतमांक कितना होता है। बहुत ज़बरदस्त लल्लन टॉप क्वेश्चन और आज का एकदम कहें तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, यानी इसको डबल स्टार या ट्रिपल स्टार बना करके रख लीजिए कि ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। स्टील रूल का अल्पतमांक कितना होता है, स्टील रूल का लिस्ट काउंट कितना होता है। ऑप्शन ए 0.2 mm, ऑप्शन बी 0.5 mm, ऑप्शन सी 0.01 mm, ऑप्शन डी 0.002 mm। 40 नंबर का क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, आंसर दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। लास्ट है आज की ये जो सीरीज चल रही है पार्ट 2 का आज का लास्ट क्वेश्चन। इस पे मैं आशा करता हूँ कि इसका आंसर आप लोग दे चुके होंगे। तो 40 नंबर VVI क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा लिस्ट काउंट स्टील रूल का 0.5 mm। ऑप्शन नंबर बी सही है, 0.5 mm, 0.5 mm होता है लिस्ट काउंट। ओके दोस्तों, आप लोग को अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में सब लोग अपने अपने स्कोर कितना स्कोर किए हैं, 20 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आज पार्ट 2 में आप लोग सही कर पाए हैं, उसको सभी लोग ऑल स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में अपने अपने नाम लिख करके उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़िए कि कितना क्वेश्चन सही कर रहे हैं आप, ठीक। उसके बाद अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलें। अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप जो भी इतने भी आपके जो भी आप व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम चला रहे हैं उस पर और भी स्टूडेंट लोगों को इसको शेयर करिए कि नहीं देखिए ये CBT एग्ज़ाम ITI इलेक्ट्रीशियन के लिए CBT एग्ज़ाम के तहत एग्ज़ाम को देखते हुए हमारे प्रैक्टिस सेट के तौर पे चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, जिसमें आप भी शामिल होकर के इसको देख सकते हैं और अपनी तैयारी को जांच सकते हैं। धन्यवाद।